आज की वीडियो में हम बात करेंगे संवैधानिक विकास से संविधान सभा तक का सफर इस टॉपिक के बारे में। ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया है और जल्द ही अक्टूबर मंथ का, पूरे अक्टूबर मंथ का फुल डिटेल में जो है करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा 1 या 2 दिन में, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी देखिएगा। और नवंबर मंथ से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई स्पेशल टॉपिक है जिससे आप देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि उस पे भी वीडियो बना दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है संवैधानिक विकास से संविधान सभा तक का सफर, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है। सिर्फ उसके कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे जिससे आपको चीजें जो है रिकॉल हो जाएं। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में, जैसे पॉलिटी क्या होती है और संविधान, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग बात किए थे राज्य के बारे में कि राज्य क्या होता है। तो राज्य के 4 अंग होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि राज्य क्या है तो राज्य के लिए 4 अंग होना जरूरी है। उसके 4 एलिमेंट हैं, जैसे भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर वहाँ पे भूमि है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन और एक गवर्नर होनी चाहिए और जो कि संप्रभु हो। नेक्स्ट बात किए थे संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित का एग्जाम्पल दिए थे यूएसए का, जो कि पहला लिखित संविधान यूएसए का ही है। और अलिखित संविधान की बात करेंगे तो ब्रिटेन, अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। उसके बाद हम शासन व्यवस्था की बात किए थे, जो कि सामान्यतः पूरी विश्व में जो है 2 प्रकार की होती है। एक जो है अध्यात्मक होती है और दूसरी संसदीय। तो अध्यात्मक का बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए है और संसदीय का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया या फिर ब्रिटेन भी कह सकते हैं। भारत ने ब्रिटेन से ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। और शासन व्यवस्था के 3 अंग की बात करेंगे तो विधायिका, काम कानून बनाना होता है। कार्यपालिका, ये मंत्रिमंडल कानून लागू करवाने का काम करता है। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है या फिर न्याय दिलाने, न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है। अब भारत व ब्रिटेन दोनों जगह संसदीय शासन व्यवस्था एक जैसी तो है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस हमने पढ़े थे। जैसे न्यायपालिका को लेके कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, बट जो ब्रिटेन में है वो कमिटेड है, यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका है। नेक्स्ट बात किए थे सर्वोच्चता की, तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोपरि है। गणतंत्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ गणतंत्र है और ब्रिटेन में गणतंत्र व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। गणतंत्र यहाँ जहाँ का जिस देश का जो नेशन हेड होता है उसका चुनाव हो, न कि वो जो है एक व्यवस्था में पैरेलल चला आ रहा हो, उसमें उसकी व्यवस्था चुनाव न हो। लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र दोनों जगहों पे है। लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट लोकतंत्र होता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पे आपको लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलेगा, कुछ कंट्री को छोड़ के। बात करते हैं आगे। हमने बात किया था संवैधानिक विकास की, तो यही मेन टॉपिक था। संवैधानिक विकास की यात्रा को हम 2 चरणों में पढ़े थे। पहला था 1773 से 1853 का, जो कि कंपनी का शासन है। उसके बाद 1857 यानी 1857 में क्रांति होती है और उसके बाद जो है कंपनी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। और 1858 में जो अधिनियम आता है वहां से अब क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। पहला एक्ट पढ़ा था हमने, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और उसके बाद एक काउंसिल, जो कि लास्ट तक चर्चा में रहेगी, एक काउंसिल स्थापित हुई थी जो 4 सदस्यीय थी और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मत भूलिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुई थी। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात किए थे जो कि 1781 में आया था। नेक्स्ट बात किए थे पिट्स इंडिया एक्ट की जो कि विलियम पिट पीएम थे उनके नाम पे आया था 1784 में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और देखने को मिलती है कि बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है जो कि राजनीतिक मामलों के लिए, जो व्यापारिक मामलों के लिए है ये जो है सीओडी, इसका जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये 1773 के तहत हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 1786 का, ये विशेष अधिनियम था। ये किसके लिए आया था? तो ये स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था और इसमें जो है गवर्नर जनरल को कुछ स्पेसिफिक पावर दी गई। जैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दिया गया यहाँ पे याद रखना है कि वो परिषद जो काउंसिल थी उसके निर्णय को रद्द कर सकता था। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल पावर दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट बात करेंगे 1793 का जो है चार्टर अधिनियम। तो ये पहला था इसलिए इसे प्रथम चार्टर अधिनियम बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापारिक अनुमति मिल गई थी 1793 में जो चार्टर अधिनियम आया था। तो पहली बार व्यापारिक अनुमति कब मिली? तो ये 1793 के एक्ट से मिली है ईस्ट इंडिया कंपनी को और इसको 20 वर्षों तक के लिए अब कंटिन्यू बढ़ाया जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट बात करेंगे तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से नहीं किया गया था लेकिन समाप्त कर दिया गया, चाय व चीन को छोड़कर। तो 1833 में देखिए 1793 में मिला था व्यापारिक एकाधिकार और जो है प्रशासनिक एकाधिकार भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। पूर्णतः नहीं था, ये बात ध्यान रखना है, जो कि 1853 में पूर्णतः हो जाएगा। 1833 में दो चीजें याद रखनी है कि शिक्षा पर बजट 1833 के चार्टर एक्ट से मिला था 1 लाख रुपए का। ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति किससे मिली थी? तो 1833 के अधिनियम से ही मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 याद रखना है और अभी तक 1773 में क्या था? बंगाल का गवर्नर जो था बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। 1853 में क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा और पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बना था वो विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट बात करेंगे सिविल सेवा एग्जाम के लिए यहाँ खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो गई थी, वो भी 1853 के एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट बात करेंगे 1857 के बीच में क्रांति होगी और भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा जो कि क्राउन का शासन अब शुरू हो गया है। तो कंपनी पूर्णतः जो है मृत प्राय हो गई। अब प्रशासनिक अधिकार भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि कंपनी ही अब नहीं रही है और भारत का गवर्नर जनरल जो है भारत का वायसराय हो गया। तो 3 एक्ट याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ। 1773 का जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद 1853 का पढ़े हम लोग जिसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का जो है गवर्नर जनरल हो गया। फिर 1858 भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय हो गया। तो ये लॉर्ड कैनिंग है। इस एक्ट के माध्यम से अब ये मतलब देखिए कितना सिंपल है कि आप 1858 के एक्ट से चीजों को याद रख सकते हैं कि जो भी चीजें पहले थी अब उसे खत्म किया जा रहा है। जैसे पिट्स एक्ट द्वैध शासन खत्म हो गया, सीओडी और बीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त हो गया। जो भी कंपनी से रिलेटेड चीजें थी वो यहाँ पे समाप्त हो रही हैं और वायसराय को जो है राज्य सचिव के रूप में जो वायसराय का पद समाप्त करके एक नया पद सृजित किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके जिसका नाम था राज्य सचिव। वायसराय क्या करता था? राज्य सचिव को रिपोर्ट करता था। अब राज्य सचिव बड़ा पद हो गया था वायसराय से और वो राज्य सचिव क्राउन को रिपोर्ट करता था। परिषद एक सलाहकारी संस्था के रूप में हो गई थी जो 1773 में बनी थी। नेक्स्ट बात किए थे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें केवल एक चीज दो चीज याद रखनी है कि इसमें विधि निर्माण के लिए पहली बार भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। तो लॉ मेकिंग में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से और इसमें जो है विकेंद्रीकरण की तरफ पहला कदम ये था क्योंकि इसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को संशोधन की पुनः शक्तियां जो है उनकी प्राप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट 1892 का एक्ट आया। इसमें जो है बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई। लेकिन ध्यान देना है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से केवल बजट पे बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, ना तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही आप मतदान कर सकते थे।
अब बात करेंगे यहाँ से। तो पहले पार्ट 1 का हम लोग लगभग 7-8 मिनट में जो है डिस्कस कर लिए कि क्या क्या हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ डिटेल से ये चीजें डिस्कस की गई हैं। अब ये पार्ट 2 है, इसको आराम से देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। पहले तो यही याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोलते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले जो है सचिव था, जो कि एक बड़ा पद था, और मिंटो वायसराय था। अभी मैंने बताया कि वायसराय जो है राज्य सचिव को रिपोर्ट करता था, तो राज्य सचिव को, तो सचिव यहाँ पे मार्ले था और मिंटो जो था वायसराय था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे जरूरी जो चीज है याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, मतलब संप्रदाय के आधार पे, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करें तो इस आधार पे, इस बेस पे जो है पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है और मुस्लिमों के लिए अलग जो है निर्वाचन की मांग इसमें की जाती है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा। पूछा जाता है एग्जाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किसके द्वारा या इसका जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, यह अधिनियम जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे आया था और ब्रिटेन में लाया गया था ये। तो याद रखना है कि किस समिति की सिफारिश पे आया था ये अधिनियम? तो जॉर्ज अरुंडेल समिति। कारण बंगाल विभाजन था जो कि 1905 में हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा होम रूल की मांग की गई 1906 में ही, और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 ढाका में। तो ये जो है एक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से बाद में ये अधिनियम आया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? तो प्रावधान थे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे वायसराय है और उसके बाद भारतीय सचिव और प्रांतीय विधान, इसमें सबकी अलग अलग परिषद है और सबका अलग अलग जो है काम था। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय का प्रवेश है। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं 1919 के अधिनियम में पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में, मतलब अपने दिमाग में लेके चलिए कि वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी, पहली बार किसी भारतीय को प्रवेश मिला और विधि सदस्य के रूप में। तो वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे मतलब प्रवेश मिला था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कि पहले भारतीय बने। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया था। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। भारतीय सचिव की परिषद, इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई थी। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वायसराय की कार्यकारी परिषद, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए थे। लेकिन ये भारतीय सचिव की परिषद है, स्थापना लंदन में है। पहली बार दो भारतीय, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। तो दोनों अलग है। वायसराय की कार्यकारी परिषद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और भारतीय सचिव की परिषद केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतीय विधान परिषद, इसमें भी पहली बार भारतीयों को जगह दी गई। तो प्रांतीय विधान परिषद की बात करेंगे तो इसमें भी पहले बार मतलब स्पेसिफिक नाम कोई नहीं है, ये जानना है कि प्रांतीय विधान परिषद में भी अब भारतीयों को शामिल किया गया। अभी हम लोग बात किए थे ऊपर कि जो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे कि 1892 का जो अधिनियम आया था, यहाँ पे बजट पे जो है बहस करने की अनुमति मिल गई थी। तो 1892 में ये अनुमति मिली थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, मतदान करने की भी शक्ति मिल गई, पूरक प्रश्न पूछने की और प्रस्ताव, ये तीनों चीजें जो हैं 1909 के एक्ट से हुई थी। और केवल बजट की बात करेंगे तो 1892 पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा गया। 1919 जो भारत शासन अधिनियम था, इसे उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा गया। अब बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो इसे भी उसी तरीके से देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो है ये सचिव थे, जो कि बड़ा पद है। बार बार बता रहा हूँ कि चीजें याद हो जाए। जो राज्य सचिव था वो किसकी जगह पे बना था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके राज्य सचिव का पद
सृजित किया गया था 1858 के एक्ट के माध्यम से। राज्य सचिव बड़ा पद था, वायसराय राज्य सचिव को रिपोर्ट करता था, राज्य सचिव जो है डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करता था। मॉन्टेग्यू जो है ये सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि मतलब ये एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, तो होम रूल आंदोलन चलने लगा 1916 में और प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था इसी समय, और गांधी जी की मांगे, मतलब ये इसका बैकग्राउंड था, मतलब इसकी वजह से जो है एक खाका तैयार हो गया था जिससे भारत शासन अधिनियम 1919 आया। प्रावधान इसमें क्या क्या हुए, प्रावधान ध्यान से देखिए। केंद्र में जो है, केंद्र की बात कर रहा है द्विसदनात्मक विधायिका, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी, तो ये प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से आया था। द्वैध शासन और द्विसदनात्मक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे द्विसदनात्मक की बात करेंगे तो एक संसदीय व्यवस्था जो कि 2 सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में स्थापित की गई भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। द्वैध शासन का अर्थ होता है कि शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का बंटवारा करना, तो ये चीज जो है दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि राज्य में या प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हो गया था, शक्तियों का 2 स्तर पे विभाजन हो गया था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई और राज्य या प्रांतों में द्वैध शासन यानी शक्तियों का विभाजन हुआ। तो याद रखना है, भूलिएगा मत, ये बहुत पूछता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मतदान की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से और सीमित महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे यहाँ पे मतदान करने के। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया उसमें महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो गए थे। प्रत्यक्ष थे, डायरेक्ट वोटिंग की बात की गई थी, लेकिन जो है ये सीमित थे मतदान। जैसे टैक्स पेयर और उसके बाद जो एजुकेटेड या एलिट क्लास के कहेंगे, एक टैक्स पेयर जो एलिट क्लास के लोग थे, उसके बाद शिक्षित लोग, और संपत्ति के आधार पे मतदान करने का जो है क्राइटेरिया रखा गया था। अब राज्यों में द्वैध शासन यानी शक्तियों का 2 स्तर पे विभाजन हो गया। और द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को, या कार्टिस बोल लीजिए या कार्टियस, तो लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है, यानी शक्तियों के बंटवारे का जनक किसे माना जाता है, लियोनस कार्टियस को। तो ये चीज याद रखनी है। विषयों का विभाजन हुआ द्वैध शासन, तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय, 2 विषयों में मतलब 2 रूप में इसको विभाजित किया गया। आरक्षित विषय जो अपने पास रखे गए, जो अपने पास मतलब आप रखेंगे, जिसके पास पावर ज्यादा होगी वो आरक्षित विषय उसके पास होगी। जैसे राजस्व, बिना राजस्व के कोई भी व्यवस्था जो है रन नहीं कर सकती। न्याय, वित्त और पुलिस, ये चीजें जो है आरक्षित विषयों में थी। आप ध्यान से देखेंगे तो यार ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षित विषय में जो मेन चीजें हैं वो हैं, जैसे राजस्व है, न्याय व्यवस्था है, वित्त है और पुलिस है। क्योंकि बिना प्रशासन के, बिना पुलिस व्यवस्था के आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। और बिना राजस्व के व्यवस्था रन नहीं करेगी। या वित्त हो, तो ये जो है आप आरक्षित विषयों में इनको लेके चलेंगे। हस्तांतरित में जैसे लोकल जो है स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब चीजें जो है हस्तांतरित विषयों में थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आरक्षित विषय हैं वो केंद्र के हैं, और जो हस्तांतरित विषय हैं वर्तमान की मतलब दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, और जो हस्तांतरित विषय हैं वो या फिर राज्य सूची के विषय हैं या फिर समवर्ती सूची के। इसी एक्ट के माध्यम से यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ली आयोग 1926, तो ली आयोग 1926 में आया, लेकिन किस एक्ट के माध्यम से था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। और ली आयोग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ली आयोग की सिफारिश पे ही यूपीएससी का गठन हुआ था। यूपीएससी का गठन किस आयोग की सिफारिश पे हुआ था, ली आयोग 1926। लेकिन ली आयोग का बैकग्राउंड क्या था, कि किस एक्ट के माध्यम से बना था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। यूपीएससी का जो है संविधान में वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 312 से 315 में है। कैग की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। गवर्नर परिषद में 6 में से 3 भारतीय शामिल हो चुके थे। केंद्र व राज्य के बजट को अलग किया गया था। तो याद रखना है, बजट पे बहस करने की अनुमति 1892 के एक्ट से मिली थी,
और 1919 के एक्ट से उस पे मतदान करने की, पूरक प्रश्न पूछने की ये शक्तियां प्राप्त हुई थी। लेकिन केंद्र व राज्य बजट को अलग अलग पेश करने के लिए कौन सा मतलब एक्ट हुआ है, तो उसके लिए भारत शासन अधिनियम 1919 है। केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। और उसके बाद जो बात करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है किसे माना जाता है? आप चीजों को बार बार रिकॉल करेंगे तो चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के माध्यम से हुई थी। और मिंटो जो कि वायसराय था, उसी इसका जनक माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिमों के लिए केवल किया गया था, अब उसे बढ़ाकर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय सबके लिए कर दिया गया। अब इसके बाद नवंबर 1927 में ली आयोग आता है। 1926 में उसके माध्यम से जो है गठन होता है यूपीएससी का। फिर आगे चल के नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन क्यों आया था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की जांच करना। ये 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो जब कोई भारतीय शामिल नहीं होगा तो किस अपने ही फेवर में वो चीजों को करेंगे, तो इसीलिए उसका विरोध हुआ और उसे वापस जाना पड़ा। साइमन कमीशन जो है ये सक्सेस नहीं हुआ। साइमन कमीशन बना कब? 1927 में 3 फरवरी। ये भारत कब आया? डेट पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में भी ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1930 में लंदन में। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे ही चर्चा करने के लिए, देखिए गोलमेज सब एक दूसरे से चीजें रिलेटेड है। तो गोलमेज सम्मेलन जो है ये क्यों आयोजित किया गया? साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसको डिस्कस करने के लिए, उसी रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए। साइमन कमीशन क्यों आया था? ये आया था 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। 1919 का एक्ट क्यों आया था? तो उस समय प्रथम विश्व मतलब कई चीजें जो है चल रही थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इस वजह से जो है चीजें ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए और 1930 में पहला हुआ। जब रिपोर्ट पेश की गई जिस ईयर में, उसी ईयर में पहला सम्मेलन था। तो 1930 में इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1931 में इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और 1932 में पूना पैक्ट। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन को ही पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1932 में हुआ था। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय जी थे और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ये चीज याद रखना है। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बात करेंगे सांप्रदायिक अवार्ड की। ये गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम था। तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम के रूप में क्या निकल के आया? सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड। इसके तहत ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के तहत ही भारत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई, उनके लिए आरक्षित सीटों की मांग की गई थी और शैक्षिक अनुदान की बात कही गई थी। तो किसके थ्रू जो है? सांप्रदायिक अवार्ड। और सांप्रदायिक अवार्ड का जन्म कहाँ से हुआ? गोलमेज सम्मेलन से हुआ था। गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है और श्वेत पत्र के आधार पे ही भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। तो याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवार्ड आता है और गोलमेज सम्मेलन के बाद ही श्वेत पत्र जारी किया जाता है और श्वेत पत्र के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 अधिनियम। आप लोग 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1909 जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जा रहा है। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों एक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन तीनों में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। इस वजह से जो है इन तीनों एक्ट को आप 2-3 बार, यहाँ तक कि आप पेन कॉपी पे लिख के याद करिए और जो छोटी छोटी चीजें हैं
उसको ध्यान से देखिए तो गलती होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों एक्ट से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इस समय वायसराय कौन था? वेलिंगटन। यहाँ पे हम क्राउन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो है, इसके जो है 80% जो है चीजें जो है भारतीय संविधान में देखने को आपको मिलेंगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, वायसराय कौन था? वेलिंगटन। और क्राउन मतलब किसका शासन था? तो जॉर्ज फिफ्थ थे ब्रिटेन में। इसमें जो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो इसके पहले एक्ट में हमने क्या देखा था? ये जो केंद्र में है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई, केंद्र में चीजों को जैसे द्वैध शासन आ गया था। तो ये चीजें जो है प्रांतों में द्वैध शासन आ गया था। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, मतलब केंद्र जो है अब प्रांतों को कुछ विधायी शक्तियां जो है दे रही हैं, यानी शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया जा रहा है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी एक्ट का पड़ा। तो ये तो चीजें पता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत क्या क्या उपबंध शामिल नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो इसी के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या चीजें इसके माध्यम से नहीं शामिल थी। तो प्रस्तावना, जैसे भारत में अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे भारतीय संविधान में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से वो नहीं शामिल थी। या लिखित संविधान की जो बात करते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स, इसके तहत इसके माध्यम से नहीं शामिल थे। या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर लें तो याद रखना है प्रस्तावना, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये जो उपबंध थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल नहीं थे। शामिल होने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो वहीं से ली गई हैं। लेकिन क्या क्या शामिल नहीं है तो इसको ध्यान रखना है। प्रस्तावना नहीं शामिल थी, लिखित संविधान नहीं शामिल था, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये जो है भारत शासन अधिनियम के उपबंध में शामिल नहीं थे। कुल कितने भाग थे उस टाइम? तो भाग 14 थे, धाराएं 321। तो वर्तमान में जो है ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। अनुसूचियां भी पहले 10 थी, अब जो है 12 हो गई हैं, और भाग जो है 22 हो गए हैं। तो ये चीजें जो है उस टाइम का है कि 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इसे मील का पत्थर भी कहते हैं। भाई भारत शासन अधिनियम को मील का पत्थर बोलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहीं से हैं। संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट इसे कहा गया। तो संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट किसे कहा गया? तो ये बोला गया भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 को। और उदारवादी निरंकुशता वाला एक्ट किसे बोला गया था? तो वो बोला गया था 1909 के अधिनियम को, उदारवादी निरंकुशता वाला एक्ट। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए? जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। अखिल भारतीय संघ, इसके तहत पूरे भारत को केंद्र व राज्य में बांटकर शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों को सूचीबद्ध किया गया। आज जो हम बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये जो है कहाँ से आया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। तो इन शक्तियों को सूचीबद्ध किस माध्यम से किया गया था? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शक्तियों को सूचीबद्ध कर दिया जाता है। और द्वैध शासन, द्वैध शासन का जनक कौन है? याद करते चलिए, लियोनस कार्टियस द्वैध शासन का जनक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो है। तो द्वैध शासन राज्यों से समाप्त कर दिया जाता है, राज्यों से द्वैध शासन समाप्त किया जाता है किस एक्ट के माध्यम से? तो ये जो है भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, 1935 के माध्यम से। और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। तो द्वैध शासन राज्य में समाप्त और केंद्र में लागू, ये चीजें 1935 के अधिनियम से होती है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है यहाँ पे विस्तार होता है, यानी दलित, महिला और मजदूर भी अब शामिल कर लिए जाते हैं। तो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ पे विस्तार किया जाता है। प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि लोक सेवा आयोग का गठन किस
आयोग के माध्यम से हुआ था, तो ली आयोग 1926, जिसका आधार क्या बना था, भारत शासन अधिनियम 1919 का एक्ट। तो पहले वो क्या था, केंद्र में था, अब प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। आरबीआई की स्थापना होगी, किस समिति की सिफारिश पे, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, पार्ट 1 में इसे डिस्कस किए हैं कि जो है 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी। मताधिकार में भी विस्तार किया गया। 1919 के एक्ट में केवल टैक्स पेयर, जिसके पास प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति के अधिकार पे, या फिर एलिट क्लास या एजुकेटेड जो लोग थे उनके लिए मताधिकार था। अब उस मताधिकार में विस्तार कर दिया गया, अब ये आम नागरिकों के लिए भी चीजें जो है हो गई थी। केंद्रीय विधानमंडल की बात करेंगे तो सदस्य संख्या में जो है बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय विधानमंडल जो था उनके सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई। अब इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। 1935 एक्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थे, एक दो स्टेटमेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली और इंजन रहित गाड़ी, जिसका इंजन नहीं है और उसमें बहुत सारे ब्रेक भी हैं, मतलब जगह जगह पे बहुत रुकावटें आई, तो अनेक इंजनों वाली जो है, मतलब अनेक ब्रेक वाली और इंजन रहित गाड़ी, जिसका कोई इंजन नहीं है, बिना इंजन की वो गाड़ी चल रही है लेकिन उसमें जगह जगह ब्रेक लगे हुए हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था। दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, तो इसे भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी और दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, मतलब गुलामी का एक नया अधिकार पत्र जो है, ये इसे 1935 के एक्ट को इन्होंने कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे, यह अधिकार ऊपर से लोकतांत्रिक लेकिन अंदर से खोखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि यह अधिकार ऊपर से लोकतांत्रिक तो दिख रहा है लेकिन अंदर से ये खोखला है। ये जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका जो है जिक्र किया था या इसे बोला था। अब बात करेंगे संविधान सभा। तो यहाँ पे हम संविधान सभा के डिस्कशन नहीं करेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, या उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर को जो हुई थी, फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 इंपॉर्टेंट बैठक थी संविधान सभा की। ऐसे टोटल 5 बैठकें हुई थी, लेकिन हम इसके बारे में यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे कि सदस्य संख्या कितने थे, कितने कहाँ से कैसे कितने लोग चुन के आए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान सभा तक बात पहुंची कैसे थी, यानी संविधान सभा का जिक्र कैसे हुआ। तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा एक लेख में उन्होंने दर्शन के रूप में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार संविधान सभा की बात की थी, यानी वहां पे संविधान सभा का जिक्र हुआ था। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा अपने हरिजन पत्रिका में संविधान सभा का उल्लेख किया गया था। 1923 में जब स्वराज पार्टी गठित हुई थी तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920-22 वाला जो समय था, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो थे, इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया था। तो स्वराज पार्टी ने 1923 में इसमें जो है संविधान सभा का जिक्र किया था। 1924 में एम.एन. राय द्वारा ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से डिमांड, ये चीज याद रखेंगे, पहला किसने किया था, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद आपको याद रखना 1924 वाला, जो कि एम.एन. राय के द्वारा, और ये पूछा भी जाता है क्योंकि ऑफिशियली डिमांड किया गया था आधिकारिक रूप से। 1936 में बात करेंगे तो कांग्रेस के द्वारा यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1936 में कांग्रेस बोलिए या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की गई थी। 1937 में भारत में आम चुनाव हुए, जिसका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि आम चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, किसको कौन सा पद मिला। ये जब संविधान सभा पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें ये डिस्कशन होगा। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंच रहे हैं। तो 1937 में भारत में आम चुनाव हुआ और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुए,
तो याद रखना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए, यानी कुछ जो है प्रतिबंध थे या एलिट क्लास के, मतलब सबको नहीं शामिल किया गया था, केवल वयस्क मताधिकार के आधार पे ये चुनाव हुए थे। जो 1937 में भारत में आम चुनाव हुए थे वो सिर्फ वयस्क मताधिकार के आधार पे हुए थे, यानी जहाँ पे कुछ प्रतिबंध अभी भी थे, यानी सार्वभौमिक का मतलब कि सबको एक समान रूप से अधिकार अभी नहीं मिले थे। तो याद रखना है कि सार्वभौमिक रूप से ये नहीं हुआ था, केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, जिसमें कुछ स्पेशल लोगों को ही शामिल किया गया था, पूरे भारतीय वयस्कों को नहीं शामिल किया गया था। 1939 की बात करेंगे तो ये इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जो ब्रिटिशर थे भारतीयों को युद्ध में शामिल होने की अपील किए, लेकिन जो है पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उससे उससे भारतीयों ने जो है सीख ली थी, और वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मना कर देते हैं। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, मोतीलाल नेहरू और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाती है। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, जैसे 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली थी, और कांग्रेस जो थी वो अलग संस्था के रूप में काम कर रही थी। इन दोनों लोगों में सहमति नहीं बन पाती है और अगस्त प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। 1940 में वेबल योजना आती है, और ये भी शिमला समझौता इसमें फेल हो जाता है। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ये जब हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे, फिर उसके आगे धीरे धीरे क्रमशः पढ़ेंगे, तो ये चीजें पूरा डिटेल में, जैसे अगस्त प्रस्ताव पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। ये सिर्फ एक हम सीक्वेंस से देख रहे हैं कि कैसे चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं, किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हो रही हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, और लेबर पार्टी जो कि भारतीयों के मतलब स्वतंत्रता के फेवर में थी, यानी भारतीयों को आज़ादी दिलाने के फेवर में थी, उसकी जीत होती है। और लेबर पार्टी के नेता यानी पीएम कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। तो याद रखना है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लेबर पार्टी जो कि भारतीयों के फेवर में थी, उनकी स्वतंत्रता के फेवर में थी, उनके पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। और कंजर्वेटिव पार्टी जिसके जो है विंस्टन चर्चिल जो कि पीएम थे वो हार जाते हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है। विंस्टन चर्चिल ने ही जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ये स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में। 1946 की बात करेंगे तो क्लीमेंट एटली जो कि अब पीएम बन चुके हैं लेबर पार्टी की तरफ से, इन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पे 1946 में इसका गठन होता है, 45 में चुनाव, 46 में क्लीमेंट एटली द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, और ये 3 सदस्यीय होता है, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग जो हैं सदस्य के रूप में होते हैं। और 1946 में ही चुनाव होता है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया। तो यहाँ तक संविधान सभा कैसे, मतलब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, 1895 की हम लोग बात किए थे, एक बार चीज को फिर मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, यानी रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें जो है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक पहली बार संविधान सभा की बात किए थे, ऑफिशियली रूप से किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने किया था 1924 में। 1936 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था डिमांड जो है संविधान सभा की। और 1937 में भारत में आम चुनाव होते हैं। याद रखना है कि 1937 का भारत में जो आम चुनाव होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं होता है, केवल वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, भारतीय जो है इसमें शामिल होने से मना करते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव की डेट मतलब आप टाइम पीरियड याद रखेंगे तो आगे चल के आपको आसानी होगी, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए आपको टाइम पीरियड याद रहना बहुत जरूरी है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है जो कि अस्वीकार कर दिया जाता है। कारण क्या होता है? मोतीलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन पाती है। नेक्स्ट वेबल योजना आती है, इसमें शिमला समझौता ये फेल हो जाता है, ये शिमला समझौता कहिए या फिर वेबल योजना ये फेल हो जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और ये भी अस्वीकार कर दिया जाता है। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है
और लेबर पार्टी की जीत होती है। लेबर पार्टी के नेता या पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली, और कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है जिसके नेता विंस्टन चर्चिल रहते हैं। आगे चल के 1946 में क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन, अब यहीं से संविधान सभा, पहले तो अब डिस्कस कर रहे थे कि संविधान सभा के बारे में कौन कौन चर्चा किया था, कब कब इसकी मांग हुई थी, लेकिन 1946 में वास्तविक रूप से कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का जो है ये गठन होगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। उसमें 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तीनों सदस्यों का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सदस्यों के नामों को मतलब चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। चुनाव 1946 में ही होते हैं और उसी के माध्यम से यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का चुनाव किया गया। तो ये था संवैधानिक विकास का सफर जो कि संविधान सभा तक का आया, यानी कैबिनेट मिशन तक हम लोग आ गए हैं। अब आगे जो है संविधान सभा के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें गठित हुई, कैसे कैसे चुनाव हुआ, कौन कौन किस मंत्री पद पे बैठा, क्या क्या मतलब चीजें इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ी हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इन दोनों पार्ट का मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये क्वेश्चन आंसर सीरीज का होगा, जो कि फुल डिटेल में क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जो एक दो डाउट अगर बचे होंगे तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद संविधान सभा का पार्ट आएगा जिसमें केवल संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा फुल डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा में क्या क्या चीजें हुई थी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू।